हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी, जो हमारा बुक है हिंदी वर्णिका भाग 2, उसका 5वां पाठ धरती कब तक घूमेगी का संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको 5वां पाठ पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी, जिनके लेखक है सांवर दैया। तो किसी भी पाठ के बारे में पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लेखक का मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, उनकी क्या क्या प्रकाशित रचनाएं हैं, वे कहाँ के रहने वाले थे। लेखक से रिलेटेड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं। तो चलिए पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अवबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। जो सांवर दैया है वे राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं, और इनकी जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, ये भी एक राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी यहाँ से साभार संकलित है। जो यह कहानी है धरती कब तक घूमेगी, यह समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। इस कहानी का ही राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। यह जो कहानी है यह राजस्थानी भाषा में, और इसके हिंदी में भी अनुवाद सांवर दैया ने स्वयं ही किया है। लेकिन इससे पहले आप बाकी कहानियों को पढ़ते आ रहे हैं कि वह अन्य अन्य भाषाओं में लिखा हुआ करता था, लेकिन उनका हिंदी अनुवाद किसी अन्य लेखक के द्वारा किया जाता था। लेकिन इस कहानी का हिंदी अनुवाद सांवर दैया ने स्वयं ही किया है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है, सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। यह जो महीना है उसको 2-3 दिन और समाप्त होने में बाकी होंगे, यह बात सीता ने सोचा और श्वास छोड़ी। कुछ याद आते ही उसका मन भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा। फिर जमीन खुरचने लगी। उससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, ठीक वैसी ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी हुई है। उसको किसी बात का दुख था, वही बात को वह सोच रही थी। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं हैं, पोता पोतियां हैं, दो ही तो दोहतियाँ हैं, मिलने को तो दोनों वक्त रोटी भी मिलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी है ज़रूर, पकड़ में चाहे ना भी आए। दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता, रोटी के अलावा भी आदमी को कुछ आवश्यकता हुआ करती है। अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगताने को बाध्य करती हैं। वैसे तो सीता के पास सब कुछ था, उसके पास पोते पोती भी थे, बेटे भी थे, बहू भी थे, लेकिन फिर भी उसको अजीब अजीब सा लगता था। उसको लगता था कि किसी चीज़ की कमी है। तो यही बात को वह सोच रही थी। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर उदासी हो गई। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, घर घर ही प्रतीत होता था। जो काला ओढ़ना था वे उनके पति ओढ़ा करते थे। तो जब वह काले ओढ़ना को उसने देखा तो वह सोचने लगी कि जब वे जीवित थे उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो वह सोचने लगी कि जब उनके पति जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, घर घर ही प्रतीत होता। जो घर है वह रियल में घर देखने में लगता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चील पो कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चील पो में तो संगीत का सा आनंद लगता था, लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चील पो नहीं मचाते। यदि कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितना दफ़ा समझाया है, वहाँ मत खेला कर। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का शऊर तो नहीं है, चाहे जैसे बोलते हैं नाच पीटे। पहले वे खेला करते थे, लेकिन जब वे बच्चे अब आंगन में खेला करते हैं तो उनकी जो माता है वह उनको डांटा करती है कि कितनी दफ़ा समझाया वहाँ मत खेला कर। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया है, बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। बच्चे तो घर वालों के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाते, अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं। उन्हें चौबीसों घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई का बच्चा को देखते उन्हें उबकाई सी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी न हो, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है।
जब जब बड़ा लड़का के सामने छोटे बच्चे खेला करते थे तब उनको वे डांटा करते थे, लेकिन अपने बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाते थे, हंसाते थे और कुदाते थे। तो यही बात वह सोचती है कि वे सामने से बोले या ना बोले, लेकिन सीता उनके आंखों को देखकर सब कुछ समझ जाती थी। खीर पूड़ी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए तो उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इन चेहरों पर अंकित रहता है। यही सब बात उनके चेहरों पर अंकित होता है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है? कहने को तो इनकी माँ है, लेकिन माँ और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है? मन प्रश्न है या नहीं? किसी वस्तु की आवश्यकता है या क्या पड़ी इन्हें? ये क्या पूछे? दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है? उसको लगता था कि वह दूसरे के बारे में क्या सोचे। उसकी तो खुद ऐसी हालत थी कि उनके बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है। वह घड़ी भर के लिए भी कोई बेटा उसके पास नहीं बैठता था। उससे कोई भी उसका हाल चाल और तबीयत नहीं पूछता था। उसको किस वस्तु की आवश्यकता है इस ऐसी भी कोई बात नहीं पूछता था। बस 2 वक्त खाना खिलाते थे, यह कम है। लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है? लेकिन दोनों वक्त वे रोटी भी खुशी खुशी नहीं खिलाते थे। गले आ पड़ा फ़र्ज है यह तो गले आ पड़ा फ़र्ज है। अन्यथा उन तीनों में से तो इतना कमज़ोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता? चाहिए ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। नित्य नए पकवान मांगूँ तो वह बात है नहीं। वह सोचती है कि सभी इतना गरीब तो कोई नहीं है कि मुझे रख नहीं सके, मेरा खर्च नहीं उठा सके। और वह कोई ऐसा भी खाना नहीं मांगती थी, नए नए पकवान को नहीं मांगती थी। वे रूखी खाएं तो मैं चुपड़ी नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाएं तो मुझे रूखी डालें, तब भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर वे रूखी रोटी खाते हैं तो मुझे चुपड़ी रोटी नहीं चाहिए, और अगर वे अभी चुपड़ी रोटी भी खाएंगे और मुझे रूखी रोटी देंगे तभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ऐसी मेरी हालत हो गई है। बोलते ही तीनों की बौछार तैयार है। हाँ हाँ, हम तो भेदभाव करते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं। लेकिन अब तो आपको 56 भोग खिला सकें उनके पास चले जाऊँ। देखें कितने दिन रोटी खिलाते हैं। वे अमीर है तो अपने घर होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली है? हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। सीता एक दिन की बात याद करती है। उससे पहले हम बता दें कि सीता के 3 पुत्र थे। उसके बड़े पुत्र का नाम था कैलाश, और दूसरे पुत्र का नाम नारायण, और तीसरे का नाम बिजू था। और एक दिन की वह बात सोचती है कि एक दिन उसका बड़ा लड़का जो कैलाश है वह सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहता है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, तुम लोगों का भी तो कोई फ़र्ज होगा। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया? तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता? कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। बिज्जू चुप रहा। वह हमेशा चुप रहता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या करता कहता है। और सीता, वह अर्धविक्षिप्त सी देख रही थी। देखें अब क्या होता। एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ। एक माँ 3 बेटे रोटी। और फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े गोफन में डालकर फेंक गए पत्थर की मानित। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। यह बात सोचते सोचते उन लोगों को सिर्फ रोटी ही भारी लगने लगी। माँ और बेटे का तो रिश्ता ही चला गया पत्थर की ओर। और रोटी का आकार इतना बढ़ गया कि कोई एक व्यक्ति उसको रोटी खिला दे, यह तो किसी की सामर्थ्य की बात नहीं थी। और लास्ट में जो फैसला हुआ वह यह फैसला हुआ कि तीनों पुत्र बारी बारी से 1-1 महीना माँ को अपने साथ रखेंगे। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि उसे यह फैसला मंजूर है या नहीं।
सीता को जब यह फैसला कर दिया गया तो उसको कहने का कुछ मौका ही नहीं मिला, और तीनों में से किसी ने यह भी नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं। उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसने निश्वास छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, यदि आज भी होते तो यह तमाशा देखते तो क्या कहते। वह यह बात सोचती है कि जब उनके पति होते और यह तमाशा देखते तो वह क्या कहते। उनसे यह सब कुछ सहन न हो पाता। वे तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, थप्पड़ या लात मारते ऊपर से। क्या समझ रखा है मुझे? मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या? अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम जैसी 20 भिखारियों की रोटी डाल सकूं। एक लंबा निश्वास। लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। उन्हें क्या खबर था कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे। 3-4 दिन बाद होली थी। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, और निगलते समय लगा कि कोर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन जैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। भुनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। जब उसने भुनती हुई दाल को देखा तो उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है अपने बेटों के द्वारा। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, बाई माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगे। दादी माँ, आप सचमुच वह खाना खाएंगी क्या? और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आपके लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। वह सोचने लगे कि दाल का हलवा या रूखी रोटी खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कोर ज़्यादा, अन्यथा 4 कोर कम। उसने सोचा, आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी यह उसने सोचा कि आज के बाद तो मेरी यहाँ से रवानगी हो जाएगी। कल नारायण के हिस्से के खाना पीना फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, यह बात नहीं हो सकती। उसे लगा कि जब वह अपने नारायण पुत्र की ओर रहेगी तो दूसरे पुत्र के बच्चों से मिलना जुलना भी तो मना नहीं उसके लिए हो जाएगा। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। फिर यही चलता रहा। वह पहले एक के हिस्से में रही, एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे में, यही लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से में नारायण, कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में, और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में। हिस्सा बदलते समय बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी। हम साथ ही खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? वह रुआंसी हो जाती। इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। महीना होते ही टिकट कटवाओ। अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते होंगे। कोई भी सिर्फ 1 ही महीना रखता था, और 1 महीना से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रखता था। शाम होते ही बच्चे सर्वागियों के पाटे पर खेलते। शाम जब होता था तो बच्चे खेला करते थे, और वे जब कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। जब बच्चों की यह कहानी को, इस खेल को वह देखती कि माई माई रोटी दे, तो उसको लगता था कि यह कहानी 100% सत्य है, और यह स्थिति उसकी स्वयं की है। उसे ऐसा लगता था। वह सोचती, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इसी भिखारन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है, माँ यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़कर दूसरे घर, और दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर। जाते जाते 5 वर्ष बीत गए। उसको एक एक महीना घर छोड़कर इस घर से उस घर में, उस घर से तीसरे घर में 5 वर्ष बीत गए थे। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हों, ऐसा कहाँ। इन 5 वर्षों में 25 दफ़ा झगड़े हुए। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। जब सीता बिज्जू के हिस्से में रहा करती थी तब नारायण की पत्नी जो थी भंवरी, उसके बेटे का जन्मदिन था, और उस भंवरी ने कटोरी में डालकर रसमलाई सीता के लिए भेज दी थी। रसमलाई का 1 ग्रास ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे
अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। तो बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा, और वह बोली ऊपर से हल्ला करते हुए कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए, वह नारायण की पत्नी को बोली कि अपनी अमीरी दिखाई के लिए रसमलाई भेजी है क्या? जब तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखिए तुम्हारी रईसी, मेरे हिस्से में तो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना, हमारी जैसी सामर्थ्य होगी हम खुद खिला देंगे। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी तब राधा को बुखार आ गया था। कैलाश के नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिन तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। कुछ दिन बाद बच्चों ने झगड़े को लेकर भंवरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था और नारायण की पत्नी का नाम भांवरी था, और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। यह आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भंवरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भंवरी ने जहर में बुझा तीर छोड़ा। अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से। उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। गुलामी करवाई है वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। उसकी आंखें भर आई। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती है। लड़ाई है इनकी और कांटों में घसीटती है मुझे। अब मरना है तो हाथ में नहीं, अब मरना भी तो मेरे हाथ में नहीं है। हाथ में तो यही है, यही हाथ में तो कि यह कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी लेनी ही पड़ेगी। जब यह उन सभी की लड़ाई को देखती तो उसे लगता था कि वह मर जाए, लेकिन मरना भी उसके हाथ में नहीं था। भगवान ने जितनी सांसें लिखी थी उतनी सांसें उसे लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोच सोच कर रुआसी हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है। घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। एक पेट के लिए इतने झंझट। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। आज तो हद हुई। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये हर महीने दिया करें। माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी वह अपनी पकाएगी खाएगी। जब इतना कुछ हुआ तो कैलाश ने उससे भी शांत नहीं हुआ। कैलाश ने उसके बाद कहा कि माँ इधर उधर जो लुढ़कती रहती है, मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों 50-50 रुपये इनको महीना देंगे और इनके पास 150 रुपया हो जाएगा और चाय हम पिलाएंगे और वह स्वयं ही रोटी पकाएगी और खाएगी। नारायण ने कहा, आपकी जैसी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा, जो हमेशा चुप रहता था वो भी आज चुप नहीं रहा है। बोला, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण कीलों के खेत उग आया। इधर उधर हिलते ही कील चुभता, सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कीले ठुकवा सवर हुआ, माँ को तो पूछ लेते। यह बिज्जू की आवाज़ थी। बिज्जू की आवाज़ थी कि माँ को तो पूछ लेते। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं करती, उसकी बला से कुछ भी हो, चाहे मूल बात से जचने की नहीं है। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज़ होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर आया। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ, इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे। लेकिन ये 50-50 रुपये इस काम को मजदूरी दे रहे हैं क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी। दुनिया में काम कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे ही साफ कर रोटी खा लूँगी। सवाल तो रोटी का ही है। अगले दिन सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई।
आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई, और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज उसके चारों ओर खुली हवा थी। तो इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया है। इस पाठ में आपको बताया गया है कि किस प्रकार सीता का पति नहीं था और सीता के 3 पुत्र थे और उसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया था, जो आजकल की दुनिया में असलियत में यह व्यवहार किया जाता है। तो आपको अगर यह पाठ एक बारी में समझ नहीं आता तो आप 1 से 2 बार इसके वीडियो को बढ़ाकर स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। अगर आप पाठ को अच्छे से समझ आते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ही आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।